Good morning, students. Today we will start with a new chapter that is motion in a plane. In this chapter, we will discuss about vectors and their types as well as uses, and also we will study about projectile motion. So this chapter is a little bit lengthy, so be patient and try to understand this chapter. Okay. सो आपको पता है वेक्टर्स होते क्या हैं, एक स्केलर्स होते हैं और एक वेक्टर्स होते हैं. तो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, so now we will study the different types of vector one by one. So सबसे पहले there is a polar vector. Polar vector are those vectors which have a starting point or the point of application. फॉर एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपका पेन है. ठीक है, अब इस पेन को मैंने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाई, तो ये इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, या यही क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर. अब जब हमने फोर्स लगाई तो इसका मतलब फोर्स किसके अंडर आई, पोलर वेक्टर के अंदर. इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, कुछ डिस्टेंस कवर की, फिर लीनियर मोमेंटम हुआ इसका. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्या है, पोलर वेक्टर की. अब आ जाओ आप एक्सियल वेक्टर के ऊपर. Axial vector are those vectors which represents the rotational effect and acts along the axis of rotation in accordance with right hand rule या right hand screw rule. एक्सियल वेक्टर आपने देखा होगा, पंखा चलता है हमारा, है ना, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का. किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज है. आप एक सिंपल सी क्या ले लो, एक स्टोन ले लो और उसको पत्थर उसके धागे के साथ बांध दो. जब आप उसको ऐसे मूव कराओगे तो एक सर्कल सा बनेगा ना. मान लो ये स्टोन है और ये धागा है, जब आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे तो एक ऐसे सर्कल बनेगा ना. सर्कल बनेगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी, है ना. एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, टॉर्क आएगी. तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉर्क, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, एक्सियल वेक्टर की. अब राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या. अब ये देखो, ये मेरा राइट हैंड रूल है, राइट हैंड है. ठीक है, अब ऐसे मैंने रखा है. ठीक है, अब ये जो मेरा थंब होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है करंट को, और ये जो है फिंगर्स, ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को. अब इसके बेस पे हम एक्सियल वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से. ये मान लो एक हमारे पास ये चीज़ है कोई. ठीक है, अब यदि मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरफ को होगा, बाहर की तरफ. ठीक है, यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरफ होगा, इस तरफ. ठीक है, दूसरी तरफ. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो. अब ये क्या है, क्लॉकवाइज है. ठीक है, क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे एक रॉड है, ये पूरा सर्कल नहीं मेरे से बना, तो ये क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज. तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरफ होगा. और यदि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ होगा. आई बात समझ में. ऐसे ही पंखे की बात है, पंखा देखो कैसे चल रहा है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. मैंने तो जितने भी पंखे देखे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें एक, जैसे पंखा है तो उसकी एक रॉड भी है ना, तो वो रॉड क्या होगी, उसके बिल्कुल सेंटर से निकलती है. ठीक है ना, पंखे के बिल्कुल सेंटर से रॉड अटैच हुई होती है. तो उसका जो एक्सियल वेक्टर होगा पंखे का, वो किस तरफ को होगा, ऊपर की तरफ. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो नीचे. जिधर क्लॉकवाइज का जिधर इसका एरो है, क्लॉकवाइज इस तरफ है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इधर है, एंटी क्लॉकवाइज इधर है तो एक्सियल वेक्टर भी ऊपर ही होगा. ठीक है, ये आपका है एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर मे हैव इट्स डायरेक्शन along the axis of rotation depending on the
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा मीन्स हमने वेक्टर्स को कैसे ऐड करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, कैसे सब्ट्रैक्ट करना, वो सारे इसमें आएंगे। तो ये सिंपल क्या थे, एक पोलर वेक्टर था और एक एक्सियल वेक्टर। अब आगे आपके इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो पेन है। ठीक है, यहाँ एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, दोनों जा रहे हैं इक्वल वेक्टर, उनका क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वे वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। सो ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एक ए वेक्टर ले लिया, एक बी ले लिया। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है बिल्कुल और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये कहाँ कहीं मीट ही नहीं करते। एंगल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे कोई दो चीज़ें, दो लाइनें मीट करती हों। ठीक है ना, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, तो ये एंगल क्या होगा, ज़ीरो। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं। देन नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक उधर को चला गया और एक उधर को चला गया। ठीक है, द negation of a given vector is another vector having magnitude same as that of the given vector and direction opposite to that of the given vector। ठीक है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ ऐसे देख लो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, a वेक्टर इधर चला गया, b वेक्टर इधर चला गया, तो इसके बीच में एंगल फिर कौन सा बना, 180 डिग्री। ठीक है, या पाई रेडियन, आपको मैंने बताया भी था, वाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एक शॉर्ट में देख लेना ध्यान से। तो एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। मान लो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक इधर को चला गया और एक इधर को चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, वो हो गए नेगेटिव वेक्टर। देन मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, आप मॉडुलस से ये समझो कि हमारी कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है ना, जब हम उसको मॉड में डाल देते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, उसकी डायरेक्शन नहीं मिलती। मॉडुलस का मतलब ही सिंपल ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इसे ऐसे मॉड में डालते हैं, तो मान लो कोई और भी नंबर जैसे -3 है ये मॉड में, तो इसका क्या होएगा, 3, कोई भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। जब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है तो हम मॉडुलस लेते हैं। देन कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मीन्स को मीन्स सेम, एक ही पॉइंट से। द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, एक जगह पे कितने इंसान खड़े हैं या कोई कुछ भी हम ले सकते हैं, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, एक इधर को, इधर को, तो एक पॉइंट से, दैट इज अ कोइनिशियल वेक्टर। देन को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस मीन्स एक पॉइंट पे आके खत्म होना, टर्मिनस, टर्मिनल। ठीक है ना, द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, एक इंसान इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक मीटिंग पॉइंट हो गया जहाँ पे उन्होंने मिलना है, दैट इज अ को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, अब इन वेक्टर्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ठीक है ना, अब इतने वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती होगी। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी कि जब हम एडिशन करेंगे वेक्टर्स की। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब आ गया को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर मीन्स, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स एक ही लाइन में। ठीक है, द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे ना सेम हो, बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड को लीनियर वेक्टर। को मीन सेम, लीनियर मीन सीधी लाइन में, सीधी सी बात है। द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, या उनको लाइक बोलते हैं या पैरेलल, और इनके बीच में एंगल कितना होता है, 0। जैसे वो किसका देखा था हमने, इक्वल वेक्टर्स का, है ना, उसमें भी क्या था, क्या बोलते थे, एंगल 0 था, और कोलिनियर में भी 0 है। ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं।
पर यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर 180 डिग्री। सो द वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक वेक्टर ए इधर, ये बी इधर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा, या तो ऐसे जा रहे हैं या एक ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, पर मैग्नीट्यूड इनका छोटा बड़ा हो सकता है, पर इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे ही अनलाइक या एंटी पैरेलल, इसमें मैग्नीट्यूड भी बेशक अलग अलग हो, एक छोटा एक बड़ा, पर डायरेक्शन इनकी अपोजिट होनी चाहिए। तो इनको क्या बोलते हैं हम? अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, देन कोप्लेनर वेक्टर। अब को मीन सेम, प्लेनर मीन्स प्लेन। ठीक है, द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे आप एक टेबल ले लो, ठीक है, अब टेबल को हमने मान लिया एक प्लेन। ठीक है, उसमें हमने एक ऐसे ए बी सी 3 वेक्टर ले लिए, और ये किस में? एक प्लेन के अंदर है। आप ये नोटबुक के ऊपर ही मैं बना रही हूँ, तो एक प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, चाहे आप टेबल की एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप किसी चीज़ की भी एग्जाम्पल ले लो, एक प्लेन जिसमें हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, देन आ गया आपके पास फिक्स्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, या फिक्स्ड या लोकलाइज्ड। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइज एट द ऑरिजिन। ठीक है, जैसे हम क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइज एट द ऑरिजिन। हम स्टार्टिंग से कोई चीज़ करते हैं ना, जैसे ये हमने डायग्राम बना ली, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई, तो ये जो एक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट है, ये यहाँ से हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन देखनी कहाँ तक गया, तो ये इसका क्या हो गया? फिक्स्ड वेक्टर। देन फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अ वेक्टर whose initial point is not fixed is called free vector. For example, velocity of a particle moving along a straight line. अब वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे चेंज होएगी, तो वो क्या होगा? उसका फ्री या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है ना, वेलोसिटी वही है जो चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है ना, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्म भी, ऐसी बात नहीं है कि यूनिफॉर्म हम बोलेंगे कि कांस्टेंटली होती है, तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है ना, इसलिए वो क्या हो गया? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स नहीं हुआ। क्लियर हुआ? यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो यू मे आस्क। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। अब ये आ गया यूनिट वेक्टर। ये बहुत यूज़ होता है, आगे जाके आपके मैथ्स में भी यूज़ होगा, इसमें भी आगे चैप्टर्स में यूज़ होगा, इसका बहुत यूज़ होगा। यूनिट मीन्स 1, सिंपल। ठीक है ना, तो इट इज़ अ वेक्टर वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो यूनिट वेक्टर है ना, बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ये कैप है ना, ठीक है, ये वाला ए लिखा है, इसके ऊपर मैंने या कैप लिख दी। ठीक है, या इसको कैप बोलते हैं, या हैट बोलते हैं, या कैरेट बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। सो इसको लिखा कैसे जाता है? ये जो ए कैप होती है ना, इज इक्वल टू ए अपॉन ए। ये क्या हुआ? इसका सिंपल कोई भी वेक्टर है, और नीचे इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, जिसको हम मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या होती है? ए कैप की ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो ए वेक्टर हुआ ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए जो ए वेक्टर होगा वो क्या होएगा? यूनिट वेक्टर विद वेक्टर। समझ में? जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसको आप धीरे धीरे आप समझ पाओगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि ये यूनिट वेक्टर होता है, वो बेसिकली डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, जैसे हम ये देखो, ये ले लिया हमने, इधर 3 एक्सिस लेते, इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। इधर जो होता है, इधर हम आई कैप लेते हैं, इधर जे कैप लेते हैं, इधर के कैप लेते हैं। ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल होते हैं कि जब यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो।
आपने कभी अपनी छत देखी है? छत पे देखो आप एक कॉर्नर की तरफ ध्यान देना, ठीक है, और उसमें आप 3 लाइनें दिखोगे, ठीक है, वो तीनें उनको आप कंसीडर करो कि आई जे और के, एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई और एक जेड। ध्यान से देखना उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। So the unit vector along x, y and z axis are I cap, j cap and k cap. These vectors are perpendicular to each other. जहाँ पे ऑर्थोगोनल आ गया मीन्स इसका संबंध 90 डिग्री के साथ है, ठीक है ना। सो 3 mutual perpendicular unit vectors are called as orthogonal unit vector, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन आ गया आपके पास पोजीशन, ये थी टाइप्स हमारी वेक्टर्स की, है ना। फिर आ गया पोजीशन वेक्टर। अब कोई भी बॉडी है, उसने कोई डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, तो वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? It is a vector that gives the position of the object with reference to the origin of a coordinate system. जहाँ से हमें पता चले कि उसने कितनी पोजीशन कवर की। मान लेते हैं हम एक सिंपल सा पॉइंट है, एक प्लेन लिया, उसमें लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक हमने ओरिजिन मान लिया ग्राफिकली, तो अब देखा कि ये वेक्टर कहाँ तक गया है, यहाँ तक, तो ये जो ओ पी इज इक्वल टू आर, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे और आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अब हम वेक्टर्स की फिर मैं बात कर रही हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है। हम इतना पढ़ भी लेते हैं कि कहाँ यूज़ करेंगे। तो जैसे समुंदर है ना, उसमें एक रिवर, वो बोट जा रही है, ठीक है। अब बोट की डायरेक्शन इधर को जा रही है, ठीक है, इधर आराम से जा रही, पर जो पानी है, उसका पानी की स्पीड है, वो उसको इस तरफ धकेल रही है, ठीक है। बोट जा रही है इस तरफ और जो पानी है वो इसको इस तरफ धकेल रहा है, ऐसे ऐसे वो जा रही है और ऐसे ऐसे धकेल रहा है। तो वहाँ पे उसने कितना डिस्प्लेस किया, उस बोट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो किसकी हेल्प के साथ हम करते हैं, इन वेक्टर्स की हेल्प के साथ, ठीक है। एक एरोप्लेन स्पेस में जा रहा है, ठीक है। अब एरोप्लेन की स्पीड है, कुछ ना कुछ वहाँ हवा की भी स्पीड होगी, होती है, कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो वो कैसे एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो उस हिसाब से हम वेक्टर की हेल्प के साथ उनकी डिस्टेंस, उसका स्पीड, सब कुछ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेक्टर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर की बात ही कर रहे थे। इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, पोजीशन में सीधा ही जाएगा। देन इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक तो ओरिजिन के साथ उसने क्या बतानी है, डायरेक्शन, और दूसरा स्ट्रेट लाइन। ये किसका काम है, पोजीशन वेक्टर का। नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। It is a vector that tells by how much and in which direction an object has changed its position in given time interval. ठीक है, कितने समय में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कौन सी डायरेक्शन में, वो कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको सिंपल इस एग्जांपल से ग्राफिकली समझो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पी पे। अब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r1। अब जो ऑब्जेक्ट गई है वो पी से कहाँ तक गई है, क्यू तक, है ना। तो हमने देखना कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ठीक है ना। पी से कहाँ गई, क्यू तक। तो यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है r1 और यहाँ से इसका क्या है, r2। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उसका फाइनल पॉइंट क्या है, r2, ठीक है ना। स्टार्टिंग ये r1 पोजीशन है, r2 तो कवर कितना किया, r2 माइनस r1। Let an object is moving in xy plane in anti-clockwise डायरेक्शन, ठीक है, मीन्स इधर को जा रही है ऐसे, ये एंटी क्लॉक ही हुआ। यदि इधर को जाती, इधर से इधर को आती, तो हमने कहना था क्लॉकवाइज है। अब इधर से इधर, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेट एट टाइम टी ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी एंड आफ्टर टाइम t2 ऑब्जेक्ट एट इज एट क्यू।
T1 के ऊपर P पे थी, कुछ समय बाद T2 के ऊपर ये Q पे आ गई। तो इसका मतलब PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो PQ हमारे पास क्या आएगा, R2 माइनस R1। समझ में आया बच्चे? फिर भी मैं बोल रही हूँ, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, और यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक भी है कि जो आपको समझ नहीं आता या कुछ ऐसा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। कंसीडर A be a vector and n be a real number। ठीक है, n कोई हमने रियल नंबर ले लिया, 1 2 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जब वेक्टर को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है ना, नेगेटिव के साथ करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसमें ये डायरेक्शन बताता है हमें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमारा हमने एक सिंपल वेक्टर लिया ए। ठीक है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, मान लो इसका कुछ मैग्नीट्यूड है इसका। जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, नेचुरली वो डबल हो जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, तो यही तो मल्टीप्लिकेशन है। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, वेक्टर a, और यदि हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डबल होगा, नो डाउट। तो ये क्या हो जाएगा, -2a। ठीक है, डायरेक्शन, ये देखो एरो को देख रहे हो ना, पहले इधर था अब इधर आ गया, और इसमें एरो इधर था, ये डबल हो गया। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देन एडिशन ऑफ अ वेक्टर, अब वेक्टर्स को ऐड भी करना है हमने, तो एडिशन ऑफ 2 कोलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। अब जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको हमने ऐड करना है। ठीक है, कोलिनियर मीन्स कंसीडर ए एंड बी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड करना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है। ऐड कैसे करते हैं, ये क्या होता है इसका टर्माइन, क्या बोलते हैं इसको, एक हेड होता है ना, ये वाला हेड हो गया, एक टर्माइनस होता है, स्टार्टिंग में बताया था ना आपको। तो फ्रॉम फिगर ध्यान से देखो, ड्रॉ वेक्टर्स ए एंड देन सुपर इम्पोज वेक्टर बी ओवर ए। इस बी को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना, कैसे करना है, सच दैट हेड ऑफ ए कंसाइड विद द टेल ऑफ बी। अब हेड ए का क्या है, ये वाला, इसकी टेल क्या है, बी, इसका हेड और इसकी टेल कोइंसाइड करनी चाहिए। मीन्स इसको हमने ऐसे, ये बी की टेल है और ये ए का हेड है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी, एडिशन ऑफ वेक्टर। ज़्यादा करके ये वाला जो चीज़ है ना, जब हम वेक्टर्स ऐड करते हैं, आप आगे जाके आप पढ़ोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उन वेक्टर्स की हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको शिप की एग्जांपल दी थी कि शिप सीधी जा रही है तो हवा जो पानी है वो उसको एक तरफ लेके जा रही है, तो उनके हेल्प के साथ हम उनकी डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया आर। ठीक है, ए प्लस बी आर इजिकल टू ए प्लस बी, तो आर क्या है, रिजल्टेंट। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है इसको, मॉड आर इजिकल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की बात करनी है इसमें। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ए वेक्टर इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, ठीक है ना, एक इंसान इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, एक ने कम की, तो अब इसको फिर उनका जो एडिशन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसका ये ए और ये बी, अब बी को क्या करना है हमने, इसका जो टेल है इसके हेड के साथ कोइंसाइड करना, जैसे पहले किया। तो इसका जो टेल था वो इसके, सॉरी एक सेकेंड, फ्रॉम फिगर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो हो गया। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द difference of the magnitude of two vectors and direction of resultant vectors will be that of the bigger vector.
अच्छा, एक सेकंड रुको, इसमें क्या किया हमने, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज ही किया हुआ है। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। यहाँ पे जैसे इसकी टेल थी और इसका हेड था, तो अब ये वेक्टर यहाँ तक ए वेक्टर था, ठीक है ना। अब इसको मैंने, ये ए वेक्टर, हाँ ठीक है, ये ए वेक्टर था, इसमें भी वही चीज़ की है, इसको इसके ऊपर कोइंसाइड किया है। कैसे? इसका हेड और इसकी टेल सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसका हेड और इसकी टेल ऐसे कोइंसाइड किया, पर अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो नेचुरली बड़ा होगा, ठीक है। तभी आर क्या आएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, मॉड आर इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी इफ मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी। यदि बी वेक्टर बड़ा होता तो बी माइनस ए हो जाना था, ठीक है ना। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। सो नेक्स्ट आ गया आपके पास, ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम एंगल, जब सेम एंगल पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम एंगल्स, सच टाइप ऑफ वेक्टर कैन बी एडिड आइदर बाय ट्रायंगल लॉ और बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लेट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी एंड पी क्यू respectively, and R is the resultant vector represented by the closing side OQ of the triangle in opposite direction. अब एक पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट वो इधर को जा रही है और कोई इधर को जा रही है ना। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं। तो हमने जो ए वेक्टर लिया उसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ओ पी के साथ, एक का हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो बी वेक्टर था, इसकी टेल को कहाँ लगा दिया, इसके हेड के साथ, वही पिछला केस। तो ये आ गया पी क्यू, दैट इज बी, ठीक है। इनकी डायरेक्शन सेम होगी, पर जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। ये देखो ओ पी इधर, पी क्यू इधर, और जो रिजल्टेंट होगा वो इधर अपोजिट, ठीक है। ये चीज़, इनकी डायरेक्शन सेम, इधर को गया इधर को गया, पर ये क्या है, अपोजिट। समझ में आया? ऐसे ही हम, तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट्स। Then, in the second case, two vectors A and B are represented by sides OP and OS of parallelogram OPQS. अब हमने यहाँ पे दो ले लिए, एक OP ये लिया और एक OS ले लिया, ठीक है। इधर वेक्टर A और एक B इधर, सेम ओरिजिन इनका, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक लाइन इधर को ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से इधर तो हमें एक पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ओ क्यू क्या बन जाएगा, ओ पी प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, ओ क्यू। अब जो रिजल्टेंट है ना, वो क्या है, ओ पी प्लस ओ एस, क्योंकि हमारे पास तो ये वेक्टर थे ना, ए और बी, एक ओ पी इधर है ओ एस इधर है, पर हमने रिजल्टेंट कैसे निकालना, तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की, ठीक है। इसके पैरेलल ये वाली लाइन और इसके पैरेलल ये वाली लाइन। तो बेसिकली तो हमारे पास क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ एस, ठीक है। तो ओ पी प्लस, अब ये जो ओ एस है वो किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के इक्वल। तो ओ पी प्लस पी क्यू, दैट इज आर क्या है हमारा, ओ क्यू, ओ पी ए और पी क्यू बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? तो इसको डिटेल में आप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का टॉपिक, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने कैरम बोर्ड तो कभी ना कभी खेला ही होगा पक्का, है ना, कैरम बोर्ड। तो जब आप स्ट्राइक करते हो ऐसे, है ना, उसको स्ट्राइक किया, क्या उसको बोलते हैं, गीटी, है ना, वो कभी इधर को जाएगी, है ना, उसकी डायरेक्शन कभी दिखना, ऐसे मान लो यहाँ से किया आपने, यहाँ से किया, है ना,
कभी इधर को गई, कभी इधर को गई, कभी इधर को गई, है ना। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना वो डायरेक्शन उसकी चेंज होएगी। तो हम उसका एडिशन कैसे करेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। या तो हर पॉइंट के लिए हम ऐसे मान लो यहाँ से हमने स्ट्राइक किया, इधर को गई, इधर को गई, इधर को गई, या तो इस ट्रायंगल का निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, फिर तीनों को ऐड करो। तो उससे अच्छा क्या है हमारे पास, एक क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, तो हमने क्या कर दिया, पॉलीगन लॉ लगा दिया। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल डायग्राम में कैसे लिखा, ओ ए, इसको स्मॉल ए, फिर ए बी, ठीक है, इसको कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल ए, फिर बी सी, इसको सी ले लिया, सी डी, कैपिटल डी, और ये जो है इसका क्या हम मानते थे लास्ट में, क्योंकि यहाँ से गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो रिजल्टेंट निकालना हमने कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इनको ज्वाइन कर लिया तो पहले तो आप इसको देखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ निकल लग रहा है, ए, ये कितना हो गया रिजल्टेंट इसका, ए प्लस बी। ठीक है ना, उसके बाद अब इसको देख लो, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इधर को ऐसे देख लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये पूरा कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमने इसकी बजाय कि इनको 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 किया, तो हमने सीधा क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन फिगर देख लो ध्यान से, ओ ए को क्या लिया हमने, कैपिटल ए बी को कैपिटल बी सी को कैपिटल सी, देन ओ बी क्या आ गया हमारे पास, ये वाला ए प्लस बी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर ओ बी मीन्स ए प्लस बी है, अब ओ सी कितना हमारे पास, ये आ गया, दिस प्लस दिस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ऐसी ओ डी कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये है बेटा आपका वेक्टर्स के प्रति जो भी इंट्रोडक्शन थी, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको जैसे मैंने बताया कि वो हम करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। यदि कुछ गलत कर रही हूँ मैं, मुझे मोटिवेट करो, यदि मैडम कुछ और ऐसा कुछ लेके आओ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।